नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। दोस्तों आज का हमारा मॉडल पेपर होगा पर्यावरण का। जी हाँ दोस्तों, ईवीएस का आज का यह मॉडल पेपर होगा जो कि दोस्तों आपकी एग्ज़ाम एमपीटेड वर्ग 3 के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मॉडल पेपर में, जिससे कि दोस्तों मॉडल पेपर आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर अभी भी नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे और कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका पर्यावरण से। श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुलों में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका होता है। अब आपको बताना है दोस्तों कि श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई देता है, किस कारण से दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, उसका क्या प्रकीर्णन हो जाता है, उनका वर्ण विक्षेपण होता है, विवर्तन होता है या व्यतिकरण होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुलों में रंग इसलिए दिखाई देगा पड़ता है दोस्तों, रंग इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि उसका व्यतिकरण हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। व्यतिकरण के कारण ही श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुलों में रंग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। अब आपको बताना है दोस्तों कि पर्यावरणीय अध्ययन में जो शैक्षणिक भ्रमण होता है ना, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है। बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना को बढ़ाना। तो दोस्तों पर्यावरणीय अध्ययन में जो शैक्षणिक भ्रमण, ठीक है, जो शैक्षणिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य होता है दोस्तों, वो होता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना उनको। ठीक है, छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव कराना ही पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, भूलना नहीं है आपको। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। अब आपको बताना है दोस्तों कि अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेत निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है ना, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, कक्षा में एकदम खामोशी, बच्चे द्वारा प्रश्न पूछना या गृह कार्य पूर्ण करना। तो दोस्तों अभिप्रेरित शिक्षण का जो संकेत होता है दोस्तों, वो होता है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पर्यावरण शिक्षा शास्त्र में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, एक अभिप्रेरित शिक्षण का अर्थ होता है दोस्तों बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है ना, रट के जाइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय है। आपको बताना दोस्तों कि पर्यावरण अपकर्षण से क्या अभिप्राय होता है। ठीक है, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण जो अपकर्ष से जो अभिप्राय होता है ना, वो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण भी होता है। ठीक है, इसके अंदर आता है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी पर्यावरण अपकर्ष का ही अभिप्राय है। और पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन भी पर्यावरण अपकर्ष के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये उपरोक्त ABC तीनों कथन ही आपके पर्यावरण अपकर्ष के अंतर्गत आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है पर्यावरण के पार्ट में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, याद रखिएगा। पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है पर्यावरण पर्यवेक्षण अध्ययन से, संचार माध्यमों से, शैक्षणिक पर्यटन से या योजना विधि से। दोस्तों जो पर्यावरण जागरूकता, ठीक है ना, पर्यावरण जागरूकता को जो शुद्ध ज्ञान है दोस्तों, वो आपको शैक्षिक पर्यटन से ही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज्ञान पर्यावरण जागरूकता का शैक्षिक पर्यटन से ही प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा शैक्षिक पर्यटन से। ठीक है ना, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता प्रतीत होता है क्योंकि। अब आपको बताना दोस्तों कि हम जब प्रकाश को देखते हैं तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है हमें। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि इसका कारण क्या होता है। वातावरण द्वारा इसका अवशोषण नहीं होता, वह वातावरण द्वारा परिवर्तित होता है, इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, या इसका वेग बहुत अधिक होता है। तो दोस्तों प्रकाश का सीधी रेखाओं में चलना इसलिए प्रतीत होता है दोस्तों हमको कि इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है ना, वो बहुत ही छोटी होती है। ठीक है ना, इसके कारण ही हमें यह एक सीधी रेखाओं में चलता हुआ प्रतीत होता है प्रकाश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है। 800 DU,
400 DU, 200 DU या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जिस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है दोस्तों, वो 200 DU से नीचे जाने पर दी जाती है। ठीक है, 200 DU से अगर छिद्र नीचे चले जाता है तो उसे ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है ना, बच्चों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए? प्रायोगिक रूपों में, सैद्धांतिक रूपों में, एक व दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों देखिए, बच्चों को जो पर्यावरण शिक्षण जो दिए जाना चाहिए ना दोस्तों, वो प्रायोगिक रूप में भी दिया जाना चाहिए और सैद्धांतिक रूप, दोनों ही रूपों में दिया जाना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है दोस्तों। सभी को पता है कि पर्यावरण का जो शिक्षण है वो प्रायोगिक रूप से भी देना आवश्यक होता है और सैद्धांतिक रूप से भी देना आवश्यक होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, एक व दो दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। अब आपको बताना है कि पौधे के अगर विभिन्न भागों का शिक्षण करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट, पौधों का अवलोकन, पौधों का चित्र। दोस्तों पौधों के अगर विभिन्न भागों का शिक्षण करना है, ठीक है आपको, तो उसके शिक्षण हेतु जो आवश्यक है दोस्तों वो है पौधों का अवलोकन करना। ठीक है, पौधों का अवलोकन करके ही हम पौधों के विभिन्न भागों का बारे में जान सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औपचारिक पर्यावरण शिक्षण का अर्थ है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि औपचारिक पर्यावरण शिक्षण का क्या अर्थ होता है। व्याख्यानों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, संगोष्ठियों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में, या पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा। तो दोस्तों औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का जो अर्थ होता है ना दोस्तों, वो प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा ही औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। ये ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है लगता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सत्र मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, या इकाई मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो एक तकनीक है ना, वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, इसी के तहत ही, ठीक है, या इसी मूल्यांकन से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, यही एक तकनीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है तांबा, इस्पात, लोहा या एल्यूमिनियम। तो स्थायी चुंबक के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त धातु होती है ना दोस्तों, याद रखिएगा, वो है आपका इस्पात। ठीक है, स्थायी चुंबक के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त धातु है वो इस्पात होता है। ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। आपको बताना है दोस्तों कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जो जनक हैं दोस्तों वो कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, कौन है? H.J. भाभा। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा जो हैं वो परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित कहाँ हुई थी? ठीक है, पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होगा दोस्तों शायद ये। ठीक है, कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी, याद रखिएगा, बेलग्रेड। ठीक है, यूगोस्लाविया बेलग्रेड में हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है ना, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? अब आपको बताना है दोस्तों कि जो विरंजक चूर्ण होता है उसके लिए, ठीक है, या उसमें से कौन सा कथन जो है विरंजक चूर्ण के लिए गलत है, आपको बताना है। जल में अधिक विलय है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, या तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित होती है। तो दोस्तों विरंजक चूर्ण के लिए जो कथन आपका असत्य है कि जल में अधिक विलय है, ठीक है, यह कथन पूर्ण रूप से असत्य है विरंजक चूर्ण के लिए। बाकी हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये भी कथन आपका विरंजक चूर्ण के लिए सत्य है। ऑक्सीकारक है, ये भी सत्य है, और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित होता है, ये भी पूर्ण रूप से सही कथन है विरंजक चूर्ण के लिए। ठीक है, जल में अधिक विलय यह कथन असत्य है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों छात्रों के लिए जो सीखने के प्रमुख संसाधन है ना, वो विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन भी है, ग्रंथालय भी है, और सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण भी। ठीक है, ये तीनों ही
जो संसाधन है दोस्तों वो आपके छात्रों के सीखने के लिए प्रमुख माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है ना, कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी रट के जाइएगा, 20 दांत जो हैं वो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 20, ठीक है ना। चलिए, इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, झाड़ियाँ की जड़ों से, बालसम के पुष्प से या आलू के कंद से? तो दोस्तों जो इंसुलिन होता है ना वो झाड़ियाँ की जड़ों से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? झाड़ियाँ की जड़ों से प्राप्त होता है इंसुलिन आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम या चांदी? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो सबसे भारी धातु है ना वो है दोस्तों आपकी एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। धारावाहक कुंडली में ऊर्जा निम्नलिखित रूप में संग्रहित होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि जो धारावाहक कुंडली होती है ना उसमें जो एनर्जी रहती है, ऊर्जा, वो किस रूप में संग्रहित होती है? विद्युत क्षेत्र के रूप में, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, पराविद्युत शक्ति के रूप में या ताप के रूप में? तो दोस्तों धारावाहक कुंडली में जो ऊर्जा संग्रहित होती है दोस्तों वो होती है आपकी, याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित रहती है, किसमें? धारावाहक कुंडली में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष है यूकेलिप्टस, सिकोइया, चीड़ या देवदार? तो दोस्तों सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष जो है निम्नलिखित में से वो है दोस्तों सिकोइया का, ठीक है। सिकोइया का जो वृक्ष होता है दोस्तों वो सबसे ऊंचा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से जो सबसे ऊंचा होगा वो सिकोइया होगा, ऑप्शन नंबर बी। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है। अब आपको बताना है दोस्तों ऐसा क्यों होता है? उबलते जल में जीवद्रव्य कला मर जाती है, गर्म जल कोशिकाओं में सहज ही घुस जा सकती है, या वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता, उबलते हुए जल में कोशिका झिल्ली मर जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि जो बंद गोभी रहती है उसके जो नील लोहित पत्ते होते हैं ना उनका रंग शीतल जल में अगर डालते हैं तो नहीं छूटता किंतु उबलते जल में छूट जाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि उबलते हुए जल में जीवद्रव्य कला जो होती है वो मर जाती है, जिसके कारण उनका रंग छूट जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अपमार्जक क्या है? दोस्तों सभी को पता है कि अपमार्जक क्या है, एक साबुन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? आपको बताना है दोस्तों कि अगर ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को छुआ जाता है, आपने कभी छुए भी होंगे, तो हमें लोहे का ही गुटका अधिक ठंडा लगता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, याद रख के जाइए कि लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? या दोस्तों इस क्वेश्चन को हम ये भी कह सकते हैं कि वह कौन सा रसायन है जो फल पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी जल वह जल होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा हो, जिसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम के अविलेय लवण लेता हो, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता हो, या जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता हो। तो दोस्तों भारी जल वह जल होता है ना जिसमें हाइड्रोजन का स्थान, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, ठीक है, वह जल होता है आपका भारी जल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम या पैलिसीड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। पौधे में जो जल का अधिग्रहण होता है ना दोस्तों, याद रखिएगा वो जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा पौधों में जल का अधिग्रहण होता है, ठीक है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह परजीवी कीट या इंसेक्ट पैरासाइट द्वारा पैदा होने वाली बीमारी है, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, यह इसमें के इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो कथन आपका गलत है ना वो है दोस्तों आपका कि यह परजीवी कीट द्वारा पैदा होती है, यह कथन इसके मलेरिया के संबंध में गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना या पानी में चीनी का घुलना। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण के अंतर्गत आएगा दोस्तों वो है आपका मोमबत्ती का जलना। ठीक है, मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।